हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट 2.0 में स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग सीटेट के क्लास में CDP का क्लास एक बार पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है CDP का, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास की जब बात करें तो विकास हमेशा निरंतर होते रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वो सदैव निरंतर होते रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, तो सबसे पहला ही दिया गया है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास जो होता है वो सदैव निरंतर होते रहता है प्रत्येक व्यक्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है बच्चों के बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की जो विशिष्ट अवस्था है वो बताने वाले वैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्था के लिए इन्होंने 4 अवस्था दी थी। कौन कौन सी अवस्था दी थी तो देख लीजिए। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवधि होती है। फिर था प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 3 से 7 वर्ष की अवधि होती है। और इसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवधि होती है। और इसके बाद होता है अमूर्त कहिए या इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये होता है 12 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से भी ऊपर कह सकते हैं कि अवधि को कहते हैं अमूर्त या औपचारिक। तो जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई थी जो आपके सामने लिखे गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए। तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि जब कोई के बच्चा, किसी का भी बच्चा सीख रहा है तो उसमें माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अगोन्मुखी होनी चाहिए, सबसे आगे होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अगोन्मुखी। होगा अगोन्मुखी होनी चाहिए माता पिता की भूमिका। माता पिता हो, शिक्षक हो, उनकी भूमिका अगोन्मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को दिया है कोहलर नामक वैज्ञानिक ने। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोहलर। लेकिन कह रहे हैं कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, मतलब ये उसका प्रतिपादन किए हैं। और इसमें इंक्रीजमेंट कौन किया, तो इसका इंक्रीजमेंट जो किया है गेस्टवाल्ड सिद्धांतवादी ने किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ड सिद्धांतवादी ने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। तो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया और इसका बढ़ावा किसने दिया, तो गेस्टाल्ड सिद्धांतवादी ने। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ड सिद्धांतवादी इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मोटिवेशन। तो ये बताइए कि जब कोई विद्यार्थी सीख रहा है और एक शिक्षक होने के नाते या माता पिता जब उसके होते हैं तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेशन से क्या बच्चे को लाभ होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब किसी बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेट किया जाता है तो उस बच्चे में सीखने के प्रति रुचि का विकास हो जाता है। वो बच्चा सोचता है कि हम इसे और कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है कि विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, किसी विद्यार्थी में इंटरेस्ट जगता है और उसको वो रोचक बना के सीखने का प्रयास करता है। तो मोटिवेशन से यही होता है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव सेंस में है, कह रहा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, मतलब कोई बुद्धिमान बच्चा है और कह रहा है कि यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे का उसमें लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो कह रहा है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि बुद्धिमान रहेगा तो वो अमूर्त रूप से कल्पना किसी के बारे में करेगा, तो ये तो बुद्धिमान के। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, तो ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि वो किसी भी नए परिवेश में जाता है बुद्धिमान बच्चा तो अपने आप को उसी तरह से ढाल लेता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटना है, तो यही है रटना। तो रटना निगेटिव है, जैसे पिछले वीडियो में बता रहे थे रटना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये निगेटिव सेंस है। तो सीटेट के लिए यही जरूरी है। तो कह रहा है कि लक्षण नहीं है, तो यदि कोई बुद्धिमान बच्चा है तो उसमें रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, उसे समझने की क्षमता होनी चाहिए, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट का आधे से अधिक क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस पे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा है, तो सबसे बेहतर तरीके से कहां पे उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, तो ये सब का होगा विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में उसका सबसे बढ़िया संज्ञानात्मक विकास होगा। विद्यालय कहिए या कक्षा का पर्यावरण, कक्षा का जो एनवायरमेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा उसका विकास होगा। कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यही कहता कि कल्पनीय रूप से सोचने लगा, फिर के तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटना के बारे में चिंतन करने लगता है, उस पर विचार करने लगता है, उस पर कार्य करने लगता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, एक कहेगा प्रारंभ करता है, एक कहेगा चिंतन करता है या तार्किक रूप से वो कार्य करने लगता है। तो जब प्रारंभ करता है तो वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आज जब चिंतन करने लगता है, जैसे करते करते बहुत आगे तक चली जाती है, तो वो हो जाती है अमूर्त, मतलब उसमें बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जानते हैं कि यह अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष, अभी कहीं पीछे क्वेश्चन में आया था जीन पियाजे के बौद्धिक विकास सिद्धांत से, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो कह रहा है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना,
सानिध्य या संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो कह रहा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ कौन संबंध नहीं है, तो इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक है तो संगीत की तो आवश्यकता पड़बे करेगा, उसको सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता पड़बे करेगा, संवेगात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं पड़ेगा। अर्थात शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये किसी प्रकार से सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता, समस्या एक, समाधान अनेक। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार से सोचना, तो इसमें से कह रहा है कि सृजनात्मकता का पोषण है। अब पहला में देखिएगा, कह रहा है बल देना, तो बल देना तो निगेटिव सेंस है, कभी नहीं होगा। कोचिंग करना भी निगेटिव सेंस है। फिर कह रहा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के प्रति विद्यार्थियों का शिक्षा, अब यहाँ कह रहा है व्यवहारिक मूल्य, तो ये भी निगेटिव सेंस। अब प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। कल ही बताते रहे थे, इससे पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में देखिएगा, तो अवसर करना, अवसर देना, ये पॉजिटिव थिंकिंग वर्ड है। तो ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्र जो होता है वो बच्चे की सोच को बढ़ाता है, उसकी समझ की जो टेक्निक होती है, तकनीक होती है, उसको बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मन का मानचित्र संबंधित है तो बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, मन का मानचित्र बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन का कहना है कि अतीत की जो समान स्थिति है, अतीत की जो समान स्थिति है, अब वो कह रहा है कि नई स्थिति के प्रति उसी के, मतलब कहने का अर्थ है कि एक बच्चा है जो पूर्व में सीखा हुआ है और पूर्व में सीख के वही जानकारी को नई जानकारी में समायोजित करता है, नई जानकारी में जोड़ता है। तो जब कोई बच्चा अतीत की या पूर्व की जानकारी को नई जानकारी से जोड़ता है तो उसे कहते हैं सीखने का सादृश्यता का नियम। पूर्व जानकारी को नई जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं सीखने का सादृश्यता। तो यही क्वेश्चन है कि एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई कोई अनुक्रिया है और उसी के आधार पर नई स्थिति को जोड़ता है, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह सीखने के सादृश्यता के नियम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कहाँ पे क्या है? तो कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर कोई विद्यार्थी है और उसके सीखने के संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो कह रहा है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, सबसे बेहतर आंसर यही है। कह रहा है कि विशेष रूप से कोई प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी है और उसके सीखने के समस्या के जो भी समस्या है उसको संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसमें जो भी अक्षमता है, जो भी डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें। जैसे कोई बच्चा खेल खेल में पढ़ना चाहता है प्राथमिक स्तर पर,
तो आप उसे खेल खेल में पढ़ाएंगे। और कोई क्षमता, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में लिखने का क्षमता कम है, तो आप उसे लिखने की कला सिखाएंगे। तो अक्षमता के अकॉर्डिंग आप जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कह रहा है कि जिस बच्चे को विशेष आवश्यकता है उस बच्चे को कहाँ आखिर शिक्षा आप उपलब्ध कराएंगे। तो ये जानते हैं कि आरटी जो 2009 जो है वो कहता है राइट टू एजुकेशन कि कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे हो उसे अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही आपको शिक्षा देनी। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे वो मान लीजिए देखने में सक्षम नहीं है, सुनने में सक्षम नहीं है, तो उसे आप कोई डिवाइस देंगे ताकि वो सुन सके, समझ सके, तो उसका डिवाइस का भले प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको शिक्षा जो उपलब्ध कराई जानी है वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही करानी है। ये आरटीई 2009 कहता है, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत ये सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दें, जिसे समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है पठन वैफल्य। पठन वैफल्य अर्थात कहने का अर्थ है पढ़ने में अक्षमता। तो जिसमें पढ़ने में अक्षमता हो, पठन विकार हो, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और यही क्वेश्चन कहता है कि डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया, तो इसका अर्थ होता है लेखन वैफल्य, लिखने में अक्षमता। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में अक्षमता और डिसग्राफिया होता है लिखने में अक्षमता। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है और डिसग्राफिया जो है वो लेखन से संबंधित है। माने लेखन वैफल्य भी इसका हिंदी होता है, कह सकते हैं, या लिखने में अक्षमता, लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी मान लीजिए प्रतिभाशाली कह रहा है कि अपने आप को कि हम प्रतिभाशाली है, तो उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन निगेटिव सेंस में है। तो यदि कोई बच्चा जब प्रतिभाशाली खुद को बता रहा है, प्रतिभाशाली बता रहा है, तो उसमें क्या संकेत नहीं होना चाहिए। तो किसी बच्चे का प्रतिभाशाली होना क्या संकेत नहीं होता है, तो ये संकेत नहीं है कि वो दूसरों के साथ, कोई बच्चा जैसे दूसरों के साथ झगड़ा कर रहा है तो उसमें दूसरों के साथ झगड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिभाशाली होने का यह संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी। जैसे कोई 5वीं कक्षा में एक विद्यार्थी है जो दृष्टि बाधित है, मतलब देख नहीं सकता है, तो हम बोलेंगे अभी कुछ देर पहले कि किसी भी बच्चा में किसी प्रकार की यदि अक्षमता पाई जाती है तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसके क्षमता के अकॉर्डिंग उसे डिवाइस उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें किसी ऑप्शन में डिवाइस की चर्चा कर रही होगी। पहले ऑप्शन में देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। हम अभी बोले कि किसी प्रकार की भी डिसेबिलिटी हो, किसी प्रकार की अक्षमता हो, आपको उसको अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। भले ही यदि दृष्टिबाधित है, श्रव्य बाधित है, तो आप उसको डिवाइस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो श्रव्य सीडी इसके लिए डिवाइस का उपयोग कर रहा है। तो 17 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। कह रहा है कि सीखने की विशेषता को नहीं माननी चाहिए। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये तो मानना चाहिए,
औन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये एकमात्र जो है, केवल जो है, यही निगेटिव सेंस है। तो क्वेश्चन हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछ रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र से, और भी जैसे सीखा जा सकता है, जैसे घर पे भी हम लोग सीखते हैं, परिवार के साथ भी सीखते हैं, खेल के मैदान में भी सीखते हैं। तो ये कह रहा है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता ना, तो ये नहीं मानना चाहिए कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक संस्थान ही नहीं है केवल, बहुत जगह वो स्थान है जहां सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, मतलब सीखना समृद्ध हो सकता है, सीखना सरल हो सकता है, सीखना सहज हो सकता है, कब हो सकता है? तो यदि किसी बच्चे को वास्तविक दुनिया से, किसी बच्चे को वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सबसे बेस्ट आंसर यही होगा कि जब आप एक मान लीजिए सीख आन रहे किसी बच्चे को और उसे सोच रहे कि इसे सरलता से, सहज रूप से, समृद्ध रूप से सिखाएं, तो आप उसे वास्तविक दुनिया से उठाकर उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करें, तब वो क्लास में रुचि लेगा और अच्छे तरीके से सीखेगा। तो वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? जब आप आकलन करते हैं किसी बच्चे का क्लास में, तो उसको रोचक बनाने के लिए किसके प्रति आप सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा? तो पहला कह रहा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर यही है कि जब आप आकलन कर रहे हैं तो किसी बच्चे का आकलन शैक्षिक क्षेत्र में भी कीजिए, गैर शैक्षणिक में भी, जैसे खेल में जाता है, संगीत के क्षेत्र में जाता है, तो वो सब हो गया सह शैक्षणिक क्षेत्र। तो उसके बारे में भी जानकारी आप प्राप्त कीजिए और उसके जानकारी के लिए क्या कीजिएगा कि आप अलग अलग तरीकों का प्रयोग कीजिए। तो ये होगा, उसके प्रति आप सचेत रहेंगे, उसका आकलन सही ढंग से होगा उस बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने का अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति पर निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो एक शिक्षक है और लोकतांत्रिक, जैसे आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक स्वभाव जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, वो पूरी तरह से सबको आज़ादी देता है। तो वैसे ही एक टीचर है, अपने क्लास में पूरी तरह से बच्चों को आज़ादी दे दिया है कि जहाँ तुमको बैठना है वहाँ बैठो। तो उसमें क्या होता है, बैठते हैं बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि सामूहिक रूप से एक दूसरे से जैसे वार्तालाप करके पढ़ते भी है, कुछ बच्चे उसमें चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तभी एक अभिभावक, एक पेरेंट्स आते हैं और क्लास को देखते हैं तो वो थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका सबसे बेहतर उपाय क्या है, उस पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ये है, इसका ए है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, क्योंकि अभिभावक जो भी है तो वो उनको शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए कि शिक्षक आखिर इस तरह से कर रहा है, तो हो सकता है कि इसके करने में वो कुछ बच्चों को नया सिखाता हो। तो अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और यदि फिर भी उसे लग रहा है कोई समस्या है तो शिक्षक के साथ उस समस्या पर चर्चा कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से
किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है तो पहला कर है शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, ये तो होना चाहिए कि जैसे शिक्षक है तो उसके ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। दूसरा, अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप अति मानक जैसे कहने का अर्थ खूब आप स्टैंडर्ड जान रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जानते हुए क्या आप बच्चे को भी स्टैंडर्ड तरीके से जानते हैं तब, तो ये नहीं। पढ़ाने की उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता भी होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है धैर्य और दृढ़ता, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को धैर्य रहना होगा और उसे दृढ़ रूप से दृढ़ते तरीके से उसे समझाना होगा बच्चों को, तो इसका आंसर यही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।